तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो रोमन रेंस के रॉ में आने के बाद रॉ को एक्चुअली रेटिंग्स में कितना फायदा हुआ है उसकी रिपोर्ट फाइनली आ चुकी है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं डैनियल ब्राइन के बारे में, जिन्होंने AEW ग्रैंड स्लैम शो से पहले एक बहुत ही इमोशनल मेंशन कर दिया है WWE का। और फाइनली हम बात करेंगे उस सुपरस्टार के बारे में जो कि ऑड्स में चल रहा है नंबर 1 कि वो रोमन रेंस को बीट कर सकता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो अगर आप इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को भी बजा दीजिए ताकि आप एक भी वीडियो ना मिस कर पाओ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत में ही हम बात कर लेते हैं कल की हुई मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। और कल का जो रॉ का एपिसोड था वो कोई आम एपिसोड नहीं था। बिगी के चैंपियनशिप जीतने के बाद रॉ का वो पहला एपिसोड था और हमारे ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन जो कि WWE में अब सबसे नंबर 1 चल रहे हैं वो अपीयर हुए थे मंडे नाइट रॉ में। लेकिन इन सबके बावजूद रॉ को एक्चुअली फायदा हुआ कितना है? तो रिपोर्ट से निकल के आ रही है कि कल की जो मंडे नाइट रॉ थी उसकी व्यूअरशिप लास्ट वीक की व्यूअरशिप से 7% अप हो गई है। क्योंकि लास्ट वीक जो रॉ को व्यूअरशिप मिली थी जिसमें WWE ने बिगी का कैश इन करवाया था वो थी 1.670 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन कल की रॉ की बात करें तो रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.793 मिलियन व्यूअर्स। उसके साथ साथ 18 से 49 डेमो के अंदर जो कि एक क्रिटिकल डेमो माना जाता है रेसलिंग में, वहां पे रॉ को जो व्यूअरशिप मिली है वो है लगभग 6,42,000 के आसपास, जो कि लास्ट वीक की डेमो से 15% अप है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी हम ये बोल सकते हैं कि रॉ को जो है 2 मिलियन से ऊपर व्यूअरशिप नहीं मिली है। और इसमें पूरी हम कह सकते हैं कि WWE की कोई गलती नहीं है, क्योंकि WWE को बहुत ही तगड़ा कंपटीशन मिल रहा था कल मंडे नाइट फुटबॉल से। और वो एक प्राइमरी रीजन हो सकता है कि रॉ को कल 2 मिलियन व्यूअरशिप नहीं मिल पाई। और जहां तक WWE वर्सेस AEW के कंपटीशन की बात रही तो AEW का नेक्स्ट बड़ा शो होने वाला है AEW डायनामाइट, जो कि ग्रैंड स्लैम नाम दिया जा रहा है। और उस पे ये रिपोर्ट है कि AEW ने वहां पे 18,000 टिकट सोल्ड कर ली है। अब देखते हैं AEW का ये शो रॉ के डेमो को एक बार फिर से बीट कर पाता है या नहीं। और जहां तक WWE की बात रही तो रेसल वॉर्स की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि कल की व्यूअरशिप को देख के WWE डिसाइड कर सकती है कि फ्यूचर में WWE ऐसे टॉप स्टार्स को ब्रांड एक्सचेंज करने वाली है या नहीं। आपको याद होगा कि बहुत पहले विंस मैकमैन ने जो है वाइल्ड कार्ड रूल एंट्री की थी WWE के अंदर, जहाँ की स्मैकडाउन का कोई बड़ा स्टार रॉ में आ सकता है या फिर रॉ का कोई बड़ा स्टार स्मैकडाउन में जा सकता है। लेकिन वो वाली चीज कुछ दिन चलने के बाद WWE ने स्टॉप कर दी थी, जिसका कोई रीजन हमें बताया नहीं गया था। लेकिन अगर WWE को ऐसा लगता है कि ऐसे सुपरस्टार एक्सचेंज करने से उनको रेटिंग मिल सकती है तो हो सकता है ड्राफ्ट के बाद भी हमें ऐसे चीजें देखने को मिले। अब रोमन रेंस जो है कल 2 पिनफॉल विक्ट्रीज के साथ अपनी डोमिनेंस रॉ में भी दिखा चुके हैं। लेकिन रोमन रेंस की इन विक्ट्रीज के बाद रोमन रेंस का एक्चुअली रिएक्शन क्या था और क्या रिएक्ट किया हमारे बॉबी लैशली ने, जो कि एक्चुअली पिन हुए थे रोमन रेंस के हाथों। तो शो के बाद रोमन रेंस का ये ट्वीट आप देख सकते हो। उन्होंने सिर्फ 3 लाइन लिखी है सिंपल भाषा में, माई शोज, माई मेन इवेंट्स, माई यूनिवर्स, एक्नॉलेज मी, #WWE रॉ। और जरा पीछे देखिए पॉल हेमन किस नजरों से रोमन रेंस को देख रहे हैं क्या पता। लेकिन रोमन रेंस का ये सिंपल कहना है कि रॉ एंड स्मैकडाउन हो दोनों मेरे शोज हैं, दोनों के मेन इवेंट्स मेरे हैं, मेरी यूनिवर्स है, तुम लोग का ये काम है कि मुझे एक्नॉलेज करो। और दूसरी तरफ बॉबी लैशली जो है वो ट्वीट करते हैं रोमन रेंस और बिगी को टैग करके, मतलब हम जो है हमारी बिजनेस अभी खत्म नहीं हुई है और ये सिर्फ शुरुआत है। अब बिगी, रोमन रेंस एंड लैशली के बीच में ट्रिपल थ्रेट मैच तो हो गया, तो बट हमें क्या फ्यूचर में इस वाले बॉबी लैशली के साथ इस वाले रोमन रेंस का कोई 1-to-1 मैच देखने को मिलेगा? वेल, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि दोनों जो है वो टॉप लेवल के हील हैं और हम जानते हैं कि WWE हमें ऐसे मैचेस ज्यादा नहीं देती है। उनको अगर 2 हील्स के बीच में लड़वाना होता है तो बीच में एक फेस सुपरस्टार घुसा देते, जैसे कि हमें कल के रॉ में देखने को मिला था। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर एक 1-to-1 मैच फिर से होता है तो फैंस जो है इसे देखना जरूर पसंद करेंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि क्या आप इंटरेस्टेड हो रोमन रेंस वर्सेस बॉबी लैशली के एक 1-to-1 मैच के लिए। हम बात कर लेते हैं हमारे अगले स्टोरी के बारे में जो कि जुड़ी हुई है कीथ ली के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल से शुरू से जुड़े हुए हो और आपको याद है कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कैसे WWE जो है कीथ ली को एक मॉन्स्टर हील बनाने के चक्कर में है, और वही वो रीजन है जिसकी वजह से कीथ ली जो है टीवी से इतने दिन से ऑफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको डार्क मैचेस में कम्पीट किया जा रहा है ताकि जो हील सुपरस्टार का जो हीट है वो उसको गैदर कर सके। और सेम ही चीज हुई कल के मंडे नाइट रॉ के शुरू होने से पहले, जहां कीथ ली जो है एक डार्क मैच में रेसल करते हैं और वहां पे जो है कीथ ली का एक नया वाला लुक हमें देखने को मिलता है जो आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे कीथ ली अभी वो पहले जैसे चिकने वाले बंदे नहीं रहे, उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है जैसे वो पहले NXT में हुआ करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें कमेंट्री की तरफ से ये भी सुनने को मिला कि कीथ ली का नाम जो वो बता रहे हैं वो उन्होंने बताया है कीथ बियर कैट ली। अब फर्स्ट टाइम आप सुन के ये सोच सकते हो कि यार ये कैसा नाम है कीथ बियर कैट ली, इसका मतलब क्या हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि WWE के अंदर बहुत साल पहले एक रेसलर हुआ करते थे जिनका नाम था बियर कैट व्हाइट, जिनको 2017 के हॉल ऑफ फेम क्लास में भी इंडक्ट किया गया था WWE की तरफ से। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन रेसलर थे जो कि सिविल वेयर्स केरा के टाइम पे रेसल किया करते थे। और कीथ ली के नाम पे ये बियर कैट नाम डालना, इसका मतलब लोग ये निकाल रहे हैं कि ये एक तरह से ट्रिब्यूट दिया जा रहा है बियर कैट व्हाइट को। अब WWE ने ऐसा क्यों किया है, इसके पीछे के रीजन क्या है, उसकी अभी कोई जानकारी नहीं निकली है। लेकिन हमें ये देखना है कि जब कीथ ली टीवी पे अपेयर होते हैं तब भी क्या इनके नाम पे
वियर्ड कैट नाम लगा होता है या नहीं। बाकी अगर आप जानना चाहते हो कि कीथ ली टेलीविजन पे अपीयर कब होने वाला है तो उसके रिगार्डिंग कोई भी रिपोर्ट्स नहीं है, मगर हो सकता है कि अपकमिंग कोई बड़े शो के दौरान कीथ ली हमें टीवी पे अपीयर होते दिख जाए। क्या पता जिस दिन ड्राफ्ट हो रहा हो उस दिन ही कीथ ली आ जाए। अब ये तो हो गया कि डार्क मैच के दौरान कमेंट्री टेबल ने कीथ ली का नाम जो है वो डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन जब लाइव रॉ चल रही थी और हम टीवी में देख रहे थे तब भी कमेंट्री टेबल से हमें कुछ और सुनने को मिलता है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें पहले नहीं थी। तो होता क्या है, जब वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच चल रहा था हमें एक स्पॉट देखने को मिला था जब निकी एसीएच को टमिना या फिर नटालिया किसी एक ने पिन करने की कोशिश करी थी, लेकिन उस पिन को रिया रिप्ली ने बाहर से आके ब्रेक कर दिया था बिना कोई टैग लिए। और हम ये चीज अक्सर देखते हैं कि जब कोई सुपरस्टार पिन करने की कोशिश करता है उसका जो टैग टीम पार्टनर है वो कभी कभी आके वो पिन को ब्रेक कर देता है। लेकिन इस बार जो है हमें कमेंट्री टेबल से ये सुनने को मिला कि ऐसा WWE के अंदर रूल है कि अगर सुपरस्टार कोई पिन को ब्रेक करना चाहता है टैग टीम मैच में तो वो एक बार कर सकता है, लेकिन अगर एक बार वो कर देता है लेकिन सेकंड टाइम वो चीज वो नहीं कर सकता। अब ये कमेंट्री टेबल ने ये ऐसा डिस्क्लोज क्यों किया? क्या वो कोई बॉस था या फिर गलती से मुंह से निकल गया या वो एक्चुअली हमें बताना चाहते थे, उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कोई रूल है और WWE ने हमें ये बताना कभी जरूरी नहीं समझा और हमारे दिमाग में भी कभी ऐसा आया नहीं कि ऐसा कोई रूल हो सकता है। वेल WWE के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें चलती रही थी जो कि मजेदार होती है। मुझे ये स्टोरी काफी फनी लगी इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। लेकिन हम चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी हुई है डैनियल ब्रायन के बारे में, या फिर आप अभी कह सकते हो ब्रायन डैनियलसन के बारे में। तो डैनियल ब्रायन का आपको पता है कि अपकमिंग AEW के ग्रैंड स्लैम एपिसोड में उनका पहला मैच होने वाला है जो कि WWE के बाहर होगा 10 साल के बाद, और वो होने वाला है वर्ल्ड के एक टॉप रेसलर के साथ जो कि है केनी ओमेगा। और देख के ये लगता है कि डैनियल ब्रायन इस चीज को काफी अच्छा एक्नॉलेज कर रहे हैं, और ना ही कि वो सिर्फ AEW को एक्नॉलेज कर रहे हैं बल्कि उन्होंने WWE को भी एक बड़ा इमोशनल थैंक यू मैसेज भेजा है। अब उन्होंने जो है एक बहुत ही लंबी चौड़ी सी लेटर लिखी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। वो ये कह रहे हैं सबसे पहले कि केनी ओमेगा के साथ उनका जो कल का मैच है कैसे वो उनके कैरियर का सबसे बड़ा मैच होने वाला है और AEW से बड़ी जगह कोई हो नहीं सकती उसको करने के लिए। वो ये कहते हैं कि कैसे वो बहुत एक्साइटेड है कल के मैच के लिए, लेकिन जो एक्साइटमेंट टर्म है वो भी छोटी है उनके लिए अभी। लेकिन उसके बाद वो लिखते हैं थैंक यू WWE। सबसे पहले तो उन्होंने WWE के सुपरस्टार को थैंक यू किया है जिनके साथ उन्होंने इतने अच्छे अच्छे मैचेस हासिल किए हैं। वो ये भी कहते हैं कि कैसे वो उनकी फैमिली थी जब वो अपने रियल फैमिली से दूर रहते थे, और ना ही किसी सुपरस्टार, उन्होंने कैमरा मैन जो पीछे जो क्रू होते हैं WWE की उन सारे लोगों को थैंक यू विश की है। और उसके बाद वो लिखते हैं थैंक यू बिग मैन हु आई नो हेट्स टू बी एक्नॉलेज्ड। अब वो शायद यहाँ पे विंस मैकमैन का नाम लेना चाहते हैं क्योंकि बिग मैन तो WWE में आप उनको ही कहोगे। डैनियल ब्रायन ये मेंशन करते हैं कि कैसे उस बिग मैन ने उनको सिखाया है कि उनको लाइफ में क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। और सबसे लास्ट में वो थैंक यू कहते हैं हमारे WWE फैंस को। वो कहते हैं कि आप वो रीजन हो जिसकी वजह से मैं आज जो हूँ वहां पे मैं पहुंचा हूँ। थैंक यू फॉर चीयरिंग मी फॉर रेसलमेनिया 30। हम सबको ये हमेशा याद रहेगा कि रेसलमेनिया 30 में उनके साथ क्या क्या हुआ था। और फिर वो रेसलमेनिया 35 के बारे में ही बात करते हैं जब कोफी किंग्स्टन में उनका मैच था जहाँ वो एक हील का रोल कर रहे थे और वो उनको बू किया जा रहा था। और सबसे लास्ट में वो ये कह के लेटर को एंड करते हैं कि कैसे वो इन सब मोमेंट्स को नहीं भूल सकते और जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं उनको गूज़बम्स मिलता है। अब डैनियल ब्रायन के AEW के फर्स्ट मैच से पहले ऐसा लेटर लिखना ये सचमुच काफी इमोशनल कर देता है हम फैंस को भी, और हम ये भी समझते हैं कि डैनियल ब्रायन खुद कितना इमोशनल होंगे कि उन्होंने इतना बड़ा लेटर लिखा है। और हम ये भी जानते हैं कि डैनियल ब्रायन को फैंस की तरफ से कितना सपोर्ट मिलता है और वो जहाँ पर भी काम करेंगे फैंस उनको सिमिलर तरीके से सपोर्ट करने वाली है। अब थोड़ी सी इमोशनल बातें करने के बाद हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ जो कि थोड़ी सी धांसू भी है और थोड़ी सी धमाकेदार भी है। तो हमारे ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टैट निकल के आ रही है जो कि आप कह सकते हो कि काफी एक डोमिनेटिंग स्टैट है जो कि हमें बताती है कि रोमन रेंस को लास्ट 650 डेज के अंदर किसी ने भी पिन नहीं किया है। ये जो काउंट है उनके सिर्फ हेड ऑफ द टेबल के गिमिक का नहीं है, ये जब वो बिग डॉग हुआ करते थे वो टाइम मिलाकर भी इनको काउंट किया जा रहा है। लेकिन जो भी हो आप ये कह सकते हो कि ये काफी एक डोमिनेटिंग स्टैट है क्योंकि आपको पता है जब वो बिग डॉग हुआ करते थे लास्ट के टाइम में तब उनको गोल्डबर्ग के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था और वही वो रीजन है जिसकी वजह से उनको उस टाइम में बहुत डोमिनेटिंग बुक किया जा रहा था और उन्हें पिन फॉल के साथ एक भी मैच नहीं हारी थी। लेकिन कोई भी सुपरस्टार का जब ऐसा कोई रिकॉर्ड बनता है तब ऑडियंस जो है, जब फैंस जो है वो ये स्पेकुलेट करने लगते हैं कि आखिर वो कौन सा सुपरस्टार होने वाले आगे चल के जो इस सुपरस्टार को इतने टाइम के बाद अपनी पहली लॉस दिलवाएगा। और सिमिलर सा कुछ हुआ हमारे रोमन रेंस के साथ भी। अब रोमन रेंस ट्राइबल चीफ वाले गिमिक के साथ तो एक बार हारे ही नहीं है, कितने सुपरस्टार्स आए और गए लेकिन रोमन रेंस को कोई नहीं हरा पाया है। लेकिन रिसेंटली स्काईबेट जो है उन्होंने कुछ अपनी ऑड्स रिलीज किए हैं कि आगे चल के रोमन रेंस के चैंपियनशिप के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन बन सकता है। तो नंबर 5 पे नाम आ रहा है हमारे फिन बैलर का। अब फिन बैलर के साथ रोमन रेंस का तो अभी एक्सट्रीम रूल्स में ही मैच है लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी, इसके चांसेस बहुत ही कम है कि रोमन रेंस को एक्चुअली वो हरा के चैंपियनशिप जीत पाए। लेकिन फिलहाल 5 नंबर में फिन बैलर का नाम आ रहा है। नंबर 4 पे जिनका नाम है जो कि हम कह सकते हैं कि काफी फैंस चाहते हैं कि एक्चुअली ये वो सुपरस्टार बने जो कि एक्चुअली रोमन रेंस को डिफीट करे चैंपियनशिप के लिए, और वो
है हमारे स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर का आपको पता है, जब से उन्होंने लास्ट ईयर की रॉयल रंबल जीती है वो अलग ही आसमान पर भी है, लेकिन अभी के लिए वो WWE चैंपियनशिप या फिर कोई भी चैंपियनशिप के पिक्चर से बाहर है। लेकिन WWE जो है उनके ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करती है और वो कभी हो सकता है कि उनको रोमन रेंस के साथ डायरेक्ट एक फ्यूड मिल जाए। वैसे रिपोर्ट्स तो आ रही थी कि ड्राफ्ट वाले डे पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैकिंटायर एंड रोमन रेंस का मैच हो सकता है। क्या उस मैच में चैंपियनशिप ऑन द लाइन होगी, और अगर होगी तो क्या मैकिंटायर वहां जीत पाएंगे? वैसे चांसेस तो कम है, लेकिन देखते हैं अब क्या होता है। 3 नंबर पे नाम आता है हमारे द पीपल्स चैंप रॉक का। रॉक वर्सेस रोमन रेंस कितना बड़ा मैच है ये तो किसी से छुपा है नहीं, लेकिन अगर वो मैच सचमुच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होता है तो क्या रॉक चैंपियनशिप रोमन रेंस से ले पाएंगे? क्योंकि अगर रॉक चैंपियन बन जाते हैं तो फिर उनको आगे के भी डेज देने होंगे WWE को, लेकिन रॉक का जैसा शेड्यूल है वो चीज तो थोड़ी मुश्किल लगती है। नंबर 2 पे नाम आता है हमारे द मसाया सेथ रॉलिंस का। अब सेथ रॉलिंस भी जो है बहुत दिनों से रोमन रेंस के पीछे पड़े हुए कि उनको चैंपियनशिप के लिए चांस मिलना चाहिए, लेकिन कभी जॉन सीना आ जाते हैं, कभी फिन बैलर आ जाते हैं, और ऐसा करके अभी तक सेथ रॉलिंस को चांस नहीं मिला है। और रिसेंट कुछ टाइम के अंदर तो ये मुश्किल ही है कि सेथ रॉलिंस को टाइम मिलेगा एक्चुअली रोमन रेंस के साथ। हो सकता है रॉयल रंबल में मिल जाए, लेकिन चांस मिले या ना मिले सेथ रॉलिंस अभी नंबर 2 पे चल रहे हैं जो कि रोमन रेंस से चैंपियनशिप ले सकता है। और नंबर 1 पे जिसका नाम है उसके लिए कोई सरप्राइज नहीं है, आप सब लोग गेस कर ही चुके होंगे। सबसे पहला नाम जो रोमन रेंस से चैंपियनशिप ले सकता है वो है हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। और ये तो हम सभी जानते हैं, हम सभी मानते हैं कि लेसनर जो है वो रोमन रेंस के सामने सबसे बड़ा पत्थर है। रोमन रेंस अगर इस पत्थर को तोड़ दे तो फिर किसी भी सुपरस्टार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी रोमन रेंस से एक्चुअली चैंपियनशिप लेना। तो हम अब आगे देखते हैं कि रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप इन 5 में से किसके पास ड्रॉप करते हैं, या फिर वो कोई छठा ही सुपरस्टार निकलता है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।